अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं फिनोमिनल परफॉर्मेंस मार्केट की देखी गई। इंटरनेशनल इम्पैक्ट था तकरीबन 7,000 पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि 6,962 पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और बहुत ही एक इंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस मार्केट की देखी गई। साथ साथ कुछ गुड न्यूज़ हैं जिनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो एक तरफ, साथ साथ लोकल भी हमारे पास बड़े ही इन्वेस्टर्स हम कह सकते हैं कि एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि स्टॉक मार्केट की तरफ तमाम वेज, जो तमाम रास्ते हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ ही आते हैं। अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस की, यानी कि अप्रैल मंथ के जो फिगर्स आए हैं, जो हमने देखा कि इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स ओपन हुए हैं ब्रोकरेज हाउसेज में, वो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छी बात है। 25,000 अकाउंट्स एक महीने के अंदर ओपन होना, इट मीन्स के इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन दी मार्केट बढ़ रही है। साथ साथ ये देखा जा रहा है किस तरीके से मार्केट के अंदर जब तेज़ी आ रही है तो फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा। ये अवेयरनेस और ये हम कह सकते हैं दिन जो हम काफ़ी अर्से से वेट भी कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग आएँ, उनको ये अवेयरनेस हो, वो अपने अकाउंट्स ओपन करें, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं, छोटे ही सही मगर सेविंग का जो एक एस्पेक्ट है उसको एक्सप्लोर करें। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ एक ये रिकॉर्ड है हम कह सकते हैं जो कि इस बार बना, और 5 लाख अकाउंट से भी ज़्यादा जो है वो हम कह सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो हिस्ट्री है इसमें आज हम कह सकते हैं एक नए नंबर्स का इजाफा हुआ है, यानी कि एक हिस्टोरिक हाई देखा गया है। तकरीबन 5 लाख से तजावुज़ कर गए हैं ये अकाउंट्स ओपन हुए हैं इन्वेस्टर्स के, जो कि ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खुशाइन कदम है और एक दिन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक का जो एक नया एक इशू या एक नया जो एक हम कह सकते हैं चीज़ें हैं वो भी अब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगी कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से जो है वो अब आके ट्रेडिंग करनी है। ये तमाम चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज की तरफ तमाम रास्ते ला रही है। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक दिन में तकरीबन 300 कंपनीज, अभी इससे पहले भी हमने आपको न्यूज़ दी थी कि वो रजिस्टर्ड हुई थी और ये ट्रेडिंग के लिए हमारे पास मजीद कंपनीज में इजाफा हुआ था। तो ये भी एक गुड न्यूज़ थी जो SECP के हवाले से हमने आपको बताया था कि कंपनीज के रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है, वही हमारे पास इन्वेस्टर्स में भी इजाफा हो रहा है। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको बताएं जहां टैक्स के रिफॉर्म्स के हवाले से बात हो रही है, FBR बहुत ज़्यादा एक हम कीन होकर देख रहे हैं कि टैक्सेशन के हवाले से रिफॉर्म्स के हवाले से काम हो रहा है। वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने टैक्स जो तनाज़ात हैं इसके निज़ाम में इस्लाहात के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है। तो क्या वो इस्लाहात होंगे, किस तरीके से इसको देखा जाएगा, तो आज हम ये भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ FBR के हवाले से कीन दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमने देखा कि काबिल तजदीद तवानाई के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए और ख़ासकर जो लाइन लॉसेस हैं या थेफ्ट है, जो बिजली चोरी करते हैं लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी कर दी है। पहले ही हमारे पास पावर शॉर्टेज होती है, अब उसको फुलफिल करने के लिए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज देखे जाते हैं। लेकिन जब थेफ्ट होती है तो फिर बहुत ज़्यादा ये वो यूज़र्स जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं उनके लिए बहुत जो है वो हम कह सकते हैं डिस्करेजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत जारी की कि अब कोई थेफ्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको फौरी तौर पे पकड़ा जाए, तो इसके ऊपर सख्त इकदाम किए जाएं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको बताएं कि मकामिंग फंडिंग पर इन्हिसार जो है वो अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक खुशाइन कदम है। हम कैपिटल मार्केट में भी अब जहां इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, वहीं लोकल बिजनेसेस में भी इजाफा हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि लोकल इन्वेस्टर्स यानी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ हो या फिर बिजनेसेस की जो एक न्यू हम कह सकते हैं पर्सपेक्टिव हो, वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी बात है। एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे बिजनेसेस की तरफ नए इन्वेस्टर्स या नए बिजनेस कम्युनिटी आएगी, बहुत ही हमारे लिए खुशाइन कदम होगा। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज़, हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज चंद साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और उससे पहले हम स्टॉक मार्केट की पोजीशन देखते चलते हैं। आज की पोजीशन क्या रही, कौन कौन से वॉल्यूम्स रहे, और इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के बाद आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिन है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस।
ओपन हुई मार्केट 1,64,742.47 के लेवल पर। वाओ, हम कह सकते हैं ये लेवल देखने के लिए हम थोड़े 1-2 हफ्ते से परेशान भी हो रहे थे, लेकिन फाइनली मार्केट के अंदर ये लेवल्स आ गए हैं। 1,72,088.58 का इंटरडे हाई, इंटरडे लो बना 1,67,354.44 एंड फाइनली क्लोजर above 1,70,000 साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि 1,71,704.75 का 6,962.28 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। सुपर्ब पोजीशन मार्केट की स्टॉक एक्सचेंज की दिखाई दे रही है। वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं आज के कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं जो जनरेट हुए। हायर साइड पे वाओ, ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.14 के इजाफे के साथ। 22.69 पे क्लोजर, 103.46 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स में के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉट पे 0.34 का इजाफा, 7.99 पे क्लोजर, 80.51 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। बैंक ऑफ पंजाब थर्ड स्कॉट पे 1.48 का इजाफा देखा गया, 36.54 पे क्लोजर रहा, 68.04 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा एंड फोर्थ स्कॉट पे 0.25 का इजाफा साइनर्जी में 8.44 पे क्लोजर, 51.31 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लास्टली WTL यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.07 का इजाफा देखा गया, 1.36 पे क्लोजर रहा, 51.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन हम कह सकते हैं ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक इस पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है, अच्छे मार्केट के लेवल हैं। अफरोज मर्चेंट साहब से पूछते हैं। अफरोज साहब, आज तो बड़ी ही तेजी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी है, क्या बात है मार्केट के अंदर? इंटरनेशनल या लोकल इम्पैक्ट या बोथ ऑफ एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है? देखिए, हमारी मार्केट जब भी बड़ी है और ये मैं कह रहा हूँ हमारी हिस्ट्री विच इज़ लाइक 80 ईयर ओल्ड हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जब व्हेन स्टॉक एक्सचेंज ओपन इट्स डोर्स ऑन सितंबर 18, 1947, हमेशा हमारी मार्केट जब भी बढ़ी है वो फंडामेंटल रीज़न से बढ़ी है जो बढ़ना चाहिए, और हमेशा जब मार्केट गिरती है तो वो नॉन फंडामेंटल रीज़न से गिर रही है। हमारी मार्केट जो गिरी 191,027 जनवरी को इंडेक्स था, वो गिरने की वजह जो है ये वॉर शुरू हुई और उसकी वजह से काफ़ी गिरी। तो अब ये आज सुबह भी आप देखें कुछ पॉइंट्स प्लस में थे, इतना ज़्यादा, लेकिन जब ब्लूमबर्ग की जब न्यूज़ आए, देखें ब्लूमबर्ग जो न्यूज़ चैनल है वो दुनिया में कैपिटल मार्केट और इकोनॉमी सबसे ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने न्यूज़ दिया है कि भाई एक पेज, उससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि ये फ्रीडम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ऑपरेशन को उसको पॉज करें। तो अब ब्लूमबर्ग ने आगे लिखा है कि एक 1 पेज एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें जो इन्होंने यूएसए ने जो ब्लॉक डाउन किया हुआ है हॉर्मुज़ को और ईरान हॉर्मुज़ को, वो दोनों ये ओपन करेंगे और न्यूक्लियर के जो इंस्पेक्शन है उसकी बात हो रही है और बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ईरान के जो सीज हुए हैं यूएस बैंक्स पे वो भी रिलीज होंगे। तो बहुत ही खुशाइन बात एक दिन में हुई है और मैं समझता हूँ कि अब दोनों साइड से ये है कि भाई किसी तरह ये वॉर ख़त्म हो, बिकॉज ये वॉर का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इतना कोई खास अचीव नहीं हुआ है। अफरोज साहब, वेरी राइट। और जैसे ही वॉर की खत्म होने की न्यूज आ रही है उसके इतने इम्पैक्ट्स हैं, तो जब ये बिल्कुल एक वाइंड अप हो जाएगी फिर तो मेरे ख्याल में ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आएंगे। हाँ, ये जैसे ही ये अनाउंस होगा 1 पेज एग्रीमेंट, जब ये इनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिला भी है तो वो मैं तो समझता हूँ इट कुड बी इन विदिन 24 आवर्स और 48 आवर्स ये चीज़ स्ट्रीमलाइन होती है। तो वो मार्केट तो वो दोबारा अपने फंडामेंटल लेवल्स पे बहुत ही जल्द आ जाएगी। 5-6 हज़ार पॉइंट्स रोजाना बढ़ना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट किन नंबर्स पे जाएगी? अभी 1,72,000 पे आज इंट्राडे हाई था, लेवल्स तो आ गए हमारे पास। जो ऑल टाइम हाई 27 जनवरी को जो बनाया है हमारे, देखें जो असल रीज़न, जो एक तो जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ी है ना। आज हमारे 400 रुपया पर लीटर पेट्रोल का हुआ है, तो बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ी है, क्योंकि 80% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल प्राइसेस जब नीचे आएगी, देखिए ऑयल प्राइसेस की वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा अप्रैल में और पॉलिसी रेट 1% उनको बढ़ाना पड़ा। तो ये जैसे ही ये एग्रीमेंट होता है वेरी सून आप देखेंगे ऑयल प्राइसेस हमारी नीचे आएगी, पाकिस्तान में भी नीचे आएगी, हमारा इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा
और फिर ये पॉलिसी रेट इवेंचुअली उसको दोबारा ये कम करेंगे। राइट चलिए अगर फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से बात करें तो चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं और इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है इस बार। साथ आपको रिजर्व्स के हवाले से भी बताएंगे, हमारे पास कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से एक रिपोर्ट मौजूद है, खुसूसी रिपोर्ट, वो देखते चलते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स की क्या सिचुएशन है और ज़र मुबादला के ज़खायर में कितना इजाफा हो रहा है। ओवरऑल रिपोर्ट देखते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये ज़खायर न सिर्फ दरामदात की अदायगी, बैरूनी कर्जों की वापसी और करेंसी के इस्तेहकाम के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि आलमी सतह पर मुल्क की माली साख को भी मजबूत बनाते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा इस बात की अलामत होता है कि मुल्क मुआशी दबाव से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा हालिया आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 63 करोड़ डॉलर का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद मजमूई ज़खायर 21.26 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। मरकजी बैंक के ज़खायर 15.82 अरब डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.44 अरब डॉलर रहे। हुकूमत की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें बरामदात का फरोग, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की तरसलात ज़र में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना शामिल है। इसके अलावा मालियाती नवज़द और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ ताउन भी इस बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस रुझान के बरकरार रहने से न सिर्फ रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी, जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। जी रिपोर्ट आपने देखी। मैं अफरोज साहब से पूछूंगी सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ख़ासकर हमारे जो फिस्कल डिसिप्लिन है, इसको मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन था। हमने 2-3 साल से देखा कि किस तरीके से रिजर्व्स को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा रहा है, इंपोर्ट कवर को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है, रेमिटेंसेस के हवाले से जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। तो अभी आप कैसे देखते हैं जो अब ये सिचुएशन हुई, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक इशू तो क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और अब जो हमारे रिजर्व्स की कंडीशन है? देखिए, दो चीज़ें जो रिजर्व्स को इम्पैक्ट कर रही है, जियोपॉलिटिकल जो ये वॉर है। एक तो हमारे इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स, जैसा कि हमने कहा 15 बिलियन डॉलर्स का साल का इंपोर्ट है। हमारा 1 बिलियन डॉलर्स मार्च में हमारा इंक्रीज़ हुआ है और 1 बिलियन डॉलर्स अप्रैल में हुआ है। अब ये जाहिर है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से तो इंपोर्ट में जितना हमारा ऑयल इंपोर्ट हो रहा था वो 2 महीने से 1-1 बिलियन डॉलर्स ज़्यादा हमारे जा रहे हैं। अब दूसरी आपने कहा रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस भी देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज को इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। देखिए, हमारे रेमिटेंसेस जो है ये 1/3 है। 1/3 रेमिटेंसेस हमारे यूएसए से आते हैं, 1/3 रेमिटेंसेस यूरोप से आते हैं और 1/3 रेमिटेंसेस मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो इम्पैक्ट हुआ है उसका मैं समझता हूँ 10 to 20%। देखिए, फैमिलीज तो यहाँ रह रही है ना, तो रेमिटेंसेस तो भेज रहे हैं, बट अगर जिनकी जॉब्स अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट या ले ऑफ होता है तो 10 to 20% उसकी वजह से कम हो सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि रेमिटेंसेस में कोई सिग्निफिकेंट आएगा। और जैसे मैंने कहा, वॉर ख़त्म होती है तो ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से, ऑयल इंपोर्ट्स भी हमारा वापस से जो नॉर्मल इंपोर्ट हम कर रहे थे उस पर आ जाएगा और रेमिटेंसेस भी जो है उसी नंबर पे आ जाएंगी। राइट अच्छा, ये भी बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टैक्स इस्लाहात के हवाले से इस निज़ाम, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी प्लान की है, इसकी भी हिदायत दे दी गई है कि इसको फुलफिल किया जाए। तो ये इस जो एक रिफॉर्म्स की, प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है, इससे क्या इम्पैक्ट आएंगे? बिकॉज बजट भी अभी आने ही वाला है। देखिए, हमारे रीजन में जो है अगर कॉर्पोरेट टैक्स देखा जाए तो हमारे रीजन में इट इज़ हाईएस्ट। हम बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने रिकमेंडेशंस में दिया है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो 29% है, ठीक है, एकदम से वो कम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भी ये प्रपोज किया है कि हर साल 1% कम करके इसको 25% पे लिया जाए। एक ये प्रपोजल है जो बिजनेस, आप सुपर टैक्स की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कॉर्पोरेट टैक्स है। अच्छा, सुपर टैक्स पे भी इन्होंने कहा है कि 10% सुपर टैक्स जो है, इट वाज जब लेवी हुआ था तो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए हुआ था,
अब वो समहाउ चला आ रहा साल है, तो साल, उसमें भी हाँ। उन्होंने कहा कि अभी सुपर टैक्स को भी ग्रेजुअली वो तो खत्म हो जाना चाहिए, तो वो भी जाहिर है 10% एक साथ तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ग्रेजुअली सुपर टैक्स को भी जो है वो अबॉलिश किया जाए। राइट। चलिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हवाले से अगर बात करें तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हिकमत अमली बनाने के लिए, यानी कि एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए एफबीआर के रिफॉर्म्स को देखते हुए एक बिजली चोरों के खिलाफ भी एक सख्त इकदाम जारी किए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। वहीं हमने एक इनिशिएटिव्स हाउसिंग स्कीम के हवाले से देखा कि किसी तरीके से सस्ता घर, किसी तरीके से एक हम कह सकते हैं कि वो आम आवाम जो कि चाहती है, वो मुतवस्सित तबका जो चाहता है कि अपना घर बना लें, उनके लिए भी एक स्कीम का ऐलान किया गया और उस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के लिए भी बताया गया कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि आपको डिटेल्स भी बताएं और ये भी बताना चाहते हैं कि बैंक्स किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, बैंक्स जो है वो कैसे आपको ऑब्लाइज करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसे कैसे रेगुलेट करेगा और साथ साथ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये तमाम निटिग्रिटीज आपको अभी बताएंगे। हमारे साथ मोहम्मद साकिब जार मौजूद हैं, फोकल पर्सन हैं आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑन पीएम हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले साकिब साहब ये बताइए कि ये जो हाउसिंग स्कीम है, ये दोबारा ज़रा हमारे नाजरीन को उनकी थोड़ी सी याद दहानी के लिए बता दीजिए कि ये हाउसिंग स्कीम है क्या और क्या फ़ायदा होगा उनको और कैसे अप्लाई किया जाए, ये तमाम चीज़ें बताइए। मैडम, ऐसा है, हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ये हाउसिंग स्कीम अनाउंस की लास्ट ईयर। उन्होंने जो हमारी लो इनकम ग्रुप्स स्पेशली उनके लिए सब्सिडाइज मार्कअप रेट पे ऑफर किया। स्टार्ट में जब ये स्कीम आई तो इसकी जो लिमिट थी वो 3.5 मिलियन थी और फिर उन्होंने रिसेंटली इसको मार्च में ये अमाउंट इंक्रीज कर दी अप टू 10 मिलियन। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस पे जो मार्कअप रेट है वो जस्ट 5% है, फिक्स है फॉर 10 ईयर्स। और कोई भी आदमी एनी इंडिविजुअल होल्डिंग पाकिस्तानी CNIC वो इसको ले सकता है विद क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री। सिंपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, 1 पेज इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, कस्टमर की हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए। हमने जस्ट क्लीन से क्या मुराद है? कस्टमर की हिस्ट्री क्लीन से क्या मुराद है? मैडम बस ये है कि हिस्टोरिकली कस्टमर का कोई बैंक से, किसी बैंक से अगर कोई उसने लोन लिया है या कुछ किया है तो उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो फर्स्ट टाइम होम ओनर के लिए ये स्कीम है। इसमें ये भी शर्त है कि आप पहले से कोई हाउस ओन ना कर रहे हो। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। आप परचेज हाउस परचेज या फ्लैट परचेज के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पास अपना प्लॉट है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हैं, या आप प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हैं। 1 पेजर इसका फॉर्म है। बैंक में आपसे CNIC लेना है, आपकी इनकम का कोई प्रूफ लेना है। बैंक आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर दे देता है जिसमें बैंक आपको आपकी मैक्सिमम इंटाइटल्ड अमाउंट और टेन्योर बता देता है। आपने जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है आप परचेज करना चाह रहे हैं, उसके कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं सिंपल से, वो आपने बैंक को देने हैं और बैंक आपका लोन प्रोसेस कर देता है। साकिब साहब, अपना घर सबका ही ख्वाब होता है, तो आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स जिसकी हिस्ट्री भी क्लीन होती है, कोई डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री नहीं होती, या फिर उसके पास कोई लैंड पहले से नहीं होती और वो चाहता है कि उसका अपना घर हो, ये ख्वाब पूरा हो, तो वो किस तरीके से अप्लाई करे? और 1 पेज आपने कहा फॉर्म होगा, तो किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करे और इसके साथ साथ उन्हें कितनी जल्दी आंसर किया जाएगा? मैडम, ये 1 पेजर आपको ऑनलाइन भी है, अवेलेबल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है, हमारे नेशनल बैंक की वेबसाइट पे भी ये फॉर्म अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी कस्टमर जो है किसी भी हमारी करीबी ब्रांच में जाके ये फॉर्म ले सकते हैं। देयर एंड देन वहाँ पे जो हमारे स्टाफ होंगे वो उनको गाइड कर देंगे, उनको अमाउंट बता देंगे और उनको गाइड कर देंगे। राइट। और साथ साथ उनका उस बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी है या इसकी कोई जो है वो कैद नहीं है? नहीं मैडम, ये प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर कस्टमर का अकाउंट नहीं है तो नो इश्यू, हम वो अकाउंट सेम डे में ओपन कर लेंगे, वो प्रोसेस हो जाता है, उसका कोई इश्यू नहीं। और इसकी 4 कैटेगरीज हैं कि इतना लोन दिया जा सकता है, 10 मिलियन तक जो है वो ये लोन मैक्सिमम लिमिट मैडम इसमें 10 मिलियन है। बैंक फाइनेंस करता है आपको 3 कैटेगरीज के लिए जो मैंने पहले आपको बताई। अच्छा साकिब साहब, ये भी बताइए कि 10 साल तक 5% मार्कअप है और अगर वो कर्जा नहीं उतर पाता 10 साल तक तो फिर उसके बाद?
मैडम कोई इशू नहीं है, मैक्सिमम टेन्योर जो इस लोन का है वो 20 इयर्स है। फर्स्ट 10 इयर्स के लिए पीएम साहब ने इसका मार्कअप 5% रखा है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसके बाद जो फ्रॉम 11th ईयर है 1 ईयर काइबर के साथ उसका मार्कअप अटैच हो जाएगा, तो 11th ईयर से जो मार्कअप चार्ज होगा वो काइबर रेट के ऊपर होगा। राइट तो अभी आपके पास कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी तक कितने लोग हैं या किस तरीके से लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? मैडम मैं आपको बताऊं बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है इसका। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं आज अराउंड हमारे पास कोई 180 मिलियन के केसेस डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर प्रोसेस में हैं। अराउंड 40 मिलियन प्लस हम डिस्पर्स कर चुके हैं, जो लोग लोन ले चुके हैं हमसे, हम वो वाओ। पेमेंट्स उनको कर चुके हैं। और 180 मिलियन, ये मैं सिर्फ आपको अपने पिंडी एरिया का बता रहा हूँ। पेन तो पाकिस्तान कितने ये लोगों अमाउंट, के लिए क्या कोई यहाँ पर नंबर्स रखे गए हैं कि इतने ही लोगों को अप्लाइज किया जाएगा या इतने अमाउंट के लिए अप्लाइज किया जाएगा? मैडम ये गवर्नमेंट ने एक लिमिट बैंक वाइज सेट की हुई है, हमारी डिफरेंट बैंक्स की है वो, तो उसमें ये है कि जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आएंगे तो उसमें वो उनके लिए। सो बेस्ट But ऑफ लक still कि अभी बहुत- अभी तक हमारे पास इतने सारे पाकिस्तानी इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और इतने ही लोग अभी भी जो दिल में ख्वाहिश रखते हैं वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, तो ऑफ कोर्स वो इस तरीके से जैसे कि साकिब साहब ने बताया कि एनबीपी की वेबसाइट से और डिफरेंट बैंक्स और गवर्नमेंट के पोर्टल्स से जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना जो है वो हम कह सकते हैं कि अपना घर का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक और सवाल साकिब साहब, ये भी बताइएगा कि मैडम। क्या 10 मिलियन के अमाउंट से मजीद अमाउंट बढ़ सकता है? कोई ऐसा कोई प्लान है या कुछ ऐसा सोचा जा रहा है? मैडम राइट नो तो आई डोंट थिंक सो ऐसा है। पहले मैंने जैसे बताया स्टार्ट में 3.5 मिलियन थी, लेकिन फिर पब्लिक की डिमांड थी इस अमाउंट को अप टू 10 मिलियन जी। कर दिया पीएम साहब ने। तो आई गेस अगर फील्ड से बैक उनको पब्लिक से जो फीडबैक जाएगा तो माइट भी फ्यूचर में वो इस अमाउंट को इन्हांस भी किया जा सकता है अप टू पीएम साहब की वो कंसिडरेशन पे। राइट वेल थैंक यू सो मच साकिब साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, आपने काफ़ी डिटेल एनालिसिस दिया। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि अप टू 10 मिलियन हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कर्जा जो है वो फराम किया जा सकता है। और मज़ीद जो है वो इसके अंदर डिटेल्स साकिब साहब ने भी बताई, आप एनबीपी की वेबसाइट पे भी जाके और फिज़िकली बैंक भी जाके विज़िट कर सकते हैं ताकि आपको तमाम डिटेल्स जो है वो पता लग जाए और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सके। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हर लफ्ज हर किरदार हमारा फन वतन के नाम है। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। हम नफरत नहीं, यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। अमन हो या जंग, हम कल भी खड़े थे। एक सी सैटेलाइट दीवार की तरह, एक कौम की तरह इस मुल्क को डिफेंड करेंगे। वतन के साथ खड़े होना हमारा फर्ज है। हम हैं बुनियानुल मरसूस। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو مالیاتی نظام ہے یعنی کہ ایئرلی کیلنڈر 2025 میں مستحکم اور مضبوط جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, تمام اکانومک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ برقرار ہیں, یعنی کہ اسٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے. تو آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ای سی سی کے جو نمبرز ہیں, خاص کر اپنا گھر اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کے لیے ہاؤسنگ فائنانس بڑھانے کی منظوری دیتی ہے. آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ای سی سی نے جو ہاؤسنگ فائنانس ہے اس کے لیے کتنا زبردست جو ایک یہ انیشیٹو پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے جو انیشیٹو ہے اس کو کیسے اوبلائج کر رہے ہیں, آج ہم یہ بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ پاکستان نے تقریباً 2 LNG کارگو کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے, اس کے کیا فائدے ہوں گے. اور مارچ میں FCA نیپرا نے فی یونٹ تقریباً 0.0102 روپے ریلیف کی منظوری دے دی ہے. تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوگا. پاور سیکٹر کے حوالے سے آلریڈی لائن لاسز اور تھیفٹ پہ پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے کہ جلد سے جلد اس کی کارروائی ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس آف کورس لوکل انویسٹرز جو ہیں وہ کافی بک اپ دکھائی دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک رپورٹ دیکھتے چلتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہے ای سی سی کے حوالے سے جو کہ ہاؤسنگ فائنانس کے جو ایک تھوڑی ڈیٹیلز ہیں اس کو کس طریقے سے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. لیٹس ہیو اے لک آن رپورٹ. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں مختلف وزارتوں کی جانب سے پیش کی گئی اہم سمریوں کی منظوری دی گئی. ای سی سی اجلاس کا سب سے نمایاں فیصلہ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی سمری کی منظوری تھا, جس کا مقصد وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت ہاؤسنگ فائنانس کی رسائی کو بڑھانا ہے. نظر ثانی شدہ فریم ورک میں ادارہ جاتی فائنینسنگ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اوورسیز پاکستانیوں کی شمولیت اور نان بینکنگ مالیاتی اداروں کی شرکت شامل کی گئی ہے. اجلاس میں وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے پیش کردہ NEV پالیسی 2025-30 کے تحت پاکستان ایکسلریٹڈ وہیکل الیکٹریفیکیشن پروگرام کے دوسرے مرحلے کی بھی منظوری دی گئی. تعلیم کے شعبے میں ای سی سی نے فیض احمد فیض کمپلیکس نارووال کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے اور اسلام آباد میں دانش اسکول کے لیے 35 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دی. ثقافتی سرگرمیوں کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے, جن کے تحت جشن آزادی مارکہ حق تقاریب 2025 کے لیے تقریباً 5 کروڑ 96 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی. مزید برآں وزارت داخلہ کے تحت ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی. ای سی سی نے نیشنل اسٹیل کمپلیکس لمیٹڈ کو بحالی کے لیے گیس کی فراہمی کی منظوری دی, جس سے صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے. اجلاس میں کیے گئے فیصلے ملک میں معاشی استحکام, صنعتی ترقی, تعلیمی بہتری اور عوامی سہولتوں کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت قرار دیے جا رہے ہیں. جی رپورٹ آپ نے دیکھی, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان کراچی اسٹوڈیوز. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد فاطمی صاحب, آپ اینالسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کرتے چلتے ہیں. السلام علیکم فاطمی صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا شو. سب سے پہلے فاطمی صاحب یہ ای سی سی کے حوالے سے بتائیے گا کس طریقے سے انیشیٹوز لیے گئے اور ایک اچھے ہم کہہ سکتے ہیں کازز کے لیے تمام جو گرانٹس ہیں یا تمام چیزیں ہیں ان کو بھی منظور کیا گیا, اور خاص کر ہم نے اپنا گھر پروگرام کے حوالے سے بھی انیشیٹوز دیکھے. جی ہاں, یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک اسکیم ہے. اصل میں پاکستان میں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف لوگوں کے لیے جو ریئل اسٹیٹ آسمان پہ اس کی قیمتیں جا رہی ہیں, اس کے عام طور سے عام لوگوں کے لیے گھر خریدنا کافی دشوار ہو چکا ہے. زمین مہنگی ہے, گھر بنانا, کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت زیادہ. ایسی صورت میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور اس میں انہوں نے سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ اس میں نجی بینک بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہے, اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں, سب کو شامل کیا ہے. اور بہت سے نجی فائنینشیل ادارے ہیں, ان کو بھی یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے چھت یا سائبان کا ہے, تاکہ ان کے بیوی بچے ان کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی سروائیو کر سکے. تو یہ بہت اچھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے ایک یہ تو خیر اس سے اضافی ہے کہ نارووال میں انہوں نے فیض احمد فیض, جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کے, یعنی علامہ اقبال تو اس کے پہلے کے تھے, سیالکوٹ سے 2 ہی بڑے شاعر پیدا ہوئے, علامہ اقبال اور فیض احمد فیض. اور فیض احمد فیض کے نشان بہت دور تک جاتے ہیں, انٹرنیشنلی گلوبلی بہت ریکگنائز شاعر ہیں. ان کے حوالے سے بنا رہے ہیں. پلس یہ کہ جو یہ اسی PMLN کی جو اپنی
بہت پرانی اسکیم رہی ہے اور کام رہا ہے. دانش اسکول کے حوالے سے اسلام آباد میں اس کے لیے بھی 35 کروڑ روپے دیا. پھر اس کے بعد یہ جو امیگریشن کے حوالے سے بہت سارے پرابلمس ہے اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہے اس کے حوالے سے بھی پیسے دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں اگر لوگ اس کو پراپر بہت آسان رکھا ہے, جیسا کہ آپ نے خود ہی ابھی رپورٹ میں دکھایا تھا کہ اس پہ اپلائی کرنا اور اس پہ فارم بھرنا اور اس کے پروسیس کو بہت زیادہ لمبا نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ بہت کمپلیکیشنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں چونکہ بینک کے ساتھ انہوں نے نجی ادارے اور اوورسیز پاکستان بھی شامل کر لیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ذرا آسان پروسیس ہوگا اور عام لوگوں کی پہنچ یہاں تک ہو جائے گی بغیر کسی رشوت ستانی یا کسی سے, اور عام لوگوں کو بھی گھر نصیب ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا, بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. رائٹ. افروز صاحب, میں ای سی سی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, خاص کر اپنا گھر جو ایک فائنانسنگ ہے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے دی گئی ہے, یہ عوام کو بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں زبردست تحفہ ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا ہوں اس قسم کی اسکیم جو ہے شاید فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بہت ہی ریئلسٹک اور ریشنل نمبر دیا ہے کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کو یہ لون سے یہ بینیفٹ ہوگا. 5 لاکھ مینس 25 لاکھ, کیونکہ ایک فیملی میں اگر 5 لوگ رہتے ہیں تو 25 لاکھ لوگوں کو آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ بھائی اپ ٹو 10 ملین کی لون, اور فرسٹ 10 ایئرس میں مارک اپ صرف 5%. دیکھیں بینکس جو آج لون دیتے ہیں کسی, چاہے کار فائنینسنگ ہو کچھ اور ہو, تو 6 منتھ کائبور پلس 3% ہوتا ہے. تو 6 منتھ کائبور آج 12% ہے پلس 3, یعنی 15% کی جگہ ان کو صرف 5% انٹرسٹ دینا ہوگا, جس طریقے سے ہم ایک رینٹ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ہی اچھی اسکیم ہے, 20 ایئر کا وہ ہے پیریڈ. اور سب سے خوشائن بات ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے آل پرائیویٹ, دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کی اسکیم میں گورنمنٹ بینکس انوالو ہوتے تھے, اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون پرائیویٹ بینکس, جو تقریباً سارے پرائیویٹ بینکس اس کو بہت ہی زیادہ اس کو پبلسائز کر رہے ہیں, کیونکہ آبجیکٹو گورنمنٹ کا یہ ہے کہ بھائی جلد سے جلد یہ لون لوگوں کو ملے. تو بہت ہی خوشائن یہ سٹیپ ہے, اینڈ آئی ایم شیور یہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہ پرماننٹ ایک فیچر رہے گا. اور سب سے اچھی بات دیکھیں بہت سارے ممالک میں میں نے دیکھا ہے جو ڈیولپنگ اکانومیز ہے کہ جن کے پاس کوئی بھی گھر نہیں ہے, فرسٹ ہوم اونر, یہ فرسٹ ہوم اونر کو یہ پریفرنس دیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے, یعنی کہ 2 گھر ہے, کسی کے 3 گھر ہے, آپ ایک اور گھر بنائے. تو بہت ہی اچھا میں سمجھتا ہوں یہ پورا ڈیسیشن ہوا ہے جو لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا سٹیپ ہے. دس از کالڈ ٹارگیٹڈ سبسڈی. ایگزیکٹلی. رائٹ. اچھا, ہمارے پاس کموڈیٹیز کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس موجود ہیں, تو کموڈیٹیز کے حوالے سے ہم دیکھتے چلتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا افروز صاحب ایک آپ تھوڑا سا لائن بتا دیے گا کہ کس طریقے سے کموڈیٹی کے پرائسز تھوڑے سے شیٹر ہوئے یا اپورڈ گئے, کیا یہ سچویشن ہوئی؟ اور آپ نے جیسے کہا کہ ایک اگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے, تو اگر یہ اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو کموڈیٹیز کے پرائس آپ کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیں کموڈیٹی کے پرائس جو ہے ہمارے انٹرنیشنل, اگین کیونکہ ہمارے لنک انٹرنیشنل پرائسز سے ہے, چاہے وہ گولڈ ہو یا سلور ہو, تو بہت تیزی سے بڑھ گئے تھے. گولڈ آئی ریممبر $5,500 پر آؤنس ہو گیا تھا ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. سملرلی سلور بھی $70 پر آؤنس سے وہ $125 پر آؤنس بہت ہی اسپیڈ سے ہوا تھا. تو وہ کچھ جا کر اسٹیبلائز ہوا ہے, اور اگر یہ حالات اور یہ جو سارے چیزیں صحیح ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ یہ کموڈیٹی پرائس کچھ بڑھنا شروع ہو جائے گی. رائٹ. تو میں فاطمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, فاطمی صاحب مارچ کے خاص کر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی اے نیپرا نے فی یونٹ پرائسز میں کچھ ریلیف دیا ہے, اس کو منظور کیا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئک سا آپ جو ہے وہ ایک کامنٹ کیجیے گا پلیز. یہ آپ بالکل آپ نے بہت معمولی سا, انہوں نے یہ اصل میں 28 اپریل کو جو عوامی ڈیمانڈ تھی اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا, اور یہ بہت مائنر چھوٹا سا نیگیٹو وہ دیا گیا ہے انسینٹو. میں سمجھتا ہوں اس سے فرق تو ضرور پڑے گا, فرق بالکل پڑے گا عام آدمیوں پہ. اور اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں تمام جو ڈسکو کے
साथ केई है और जो दूसरे वापडा है, इन सब पे लागू होगा, सिवाय उसके कि जो जैसे व्हीकल चार्जेस के लिए हैं या एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए, इसके ये नई एडजस्टमेंट जो है वो उसमें नहीं होगी। बाकी जो रेगुलर सारी से हमारे पावर पूरे पाकिस्तान में पावर केई हो या वापडा हो या कोई, इन सब पे असर पड़ेगा। तो ये अच्छा, दूसरे ये कि इससे देखिए फ्यूल पे भी फ़र्क पड़ेगा, इससे प्राइसेस भी फ़र्क पड़ेगा, इससे जनरल मैं समझता हूँ हर चीज़ पे यानी एक किस्म से ये फ़ायदेमंद होगा, मैं समझता हूँ, सिवाय जो लाइफ लाइन सार्फिन उनके अलावा क्योंकि वो तो ज़ाहिर उसको नहीं दे सकते, बाकी तो सब पे ये अप्लाई कर रहा है। जी वेल फातमी साहब, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशंस की तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स के हवाले से, जो कि ऑफ कोर्स अपना घर फाइनेंसिंग के जो एक हम कह सकते हैं आम आवाम को रिलीफ दिया गया है। तो आज इसके हवाले से हमने डिटेल्स बताई। दैट इज़ इट, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।